सुबह होते ही ये पूरा परिवार अपने सफर के लिए तैयार था। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी घायल है, इसीलिए टॉम उसकी मदद करना चाहता है। टॉम एक पानी की बोतल लेता है और उस आदमी के पास जाता है। टॉम का पानी पीने के बाद उसे शुक्रिया कहने के बजाय वह आदमी उस पर अचानक हमला कर देता है और दूर खड़ी जूलिया भी यह सब देख लेती है। फिर वह आदमी पास रखे एक चाकू से टॉम पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया की तरफ बढ़ने लगता है। अब वह अपने पति को तो नहीं बचा सकी, लेकिन वह जल्दी से नाव के अंदर जाती है और अपने दोनों बच्चों को केबिन में बंद कर देती है। इसके बाद वह कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका इस्तेमाल तब करना जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। अभी वे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वह आदमी भी उनकी नाव तक पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम के अंदर छिप जाती है। अब यहाँ वह कातिल उनकी नाव की तलाशी लेने लगता है और जैसे ही उसे वहाँ खाना मिलता है वह उसे खाने लगता है। वह खाने पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद वह जूलिया को ढूंढने लगता है। इसके बाद वह सीधा केबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ तो कोई है ही नहीं। दरअसल जूलिया नाव में बने एक छेद से वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन उस आदमी का कुत्ता जूलिया को देख लेता है और उस पर भौंकने लगता है। अब मजबूरी में जूलिया को उसे चुप कराने के लिए उस कुत्ते को मारना पड़ता है और वह खुद नाव के नीचे छिप जाती है। वैसे तो वह उस कातिल की पकड़ में नहीं आती, लेकिन जब वह बाहर देखता है और अपने कुत्ते को मरा हुआ पाता है तो वह समझ जाता है कि जूलिया नाव के बाहर ही है। अब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए नाव से नीचे उतरता है, जूलिया वापस नाव के ऊपर चली जाती है और टूटे हुए कांच के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए दोबारा नाव के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ जूलिया उस आदमी के हाथ लग जाती है। वह उसे बालों से पकड़ता है और पीटने लगता है। वह जूलिया का गला घोंटने लगता है। अब वह खुद को बचाने के लिए किसी तरह उस कातिल से लड़ने लगती है। कैसी जो केबिन से यह सब देख रही होती है, उसे याद आता है कि फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का यह बिल्कुल सही मौका है। वह फ्लेयर गन चला देती है, जिसकी वजह से वह आदमी दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसे कुछ खास नुकसान नहीं होता। बस उन्हें भागने का एक मौका मिल जाता है और इसी दौरान नाव में आग भी लग जाती है। अब जूलिया अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से उस नाव से बाहर आती है। नाव से बाहर आते वक्त वह कातिल एक बार फिर जूलिया पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे जोरदार लात मारकर पीछे गिरा देती है। बाहर आने के बाद कैसी और बेन अपने पिता की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। बेन अपने पिता की मौत के लिए खुद को कसूरवार ठहराने लगता है। वह कहता है कि अगर मैंने उन गुब्बारों को मदद के लिए हवा में नहीं छोड़ा होता तो वह आदमी उन्हें देखकर यहाँ नहीं आता। दरअसल इस सब की शुरुआत बेन के बर्थडे पार्टी से होती है। बेन अपने पूरे परिवार के साथ समुंदर के बीच पार्टी करने आया था। वो सब बहुत खुश हैं और यादगार पल बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी यह खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है। कुछ देर तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जब वे समंदर के नज़ारों के मजे ले रहे होते हैं, तभी बेन की माँ जूलिया तैरने के लिए समंदर में कूद जाती है। इसी बीच बेन और उसके पिता मछलियां पकड़ने में बिजी हैं, लेकिन अचानक जूलिया को पानी के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। जब वह इधर उधर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक कोई चीज उसे पानी की गहराई में नीचे खींच लेती है और ठीक उसी वक्त उनकी नाव पर लगे इक्विपमेंट तेजी से अपनी डायरेक्शन बदलने लगते हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। बेन और टॉम इस बदलती हुई सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान मछली पकड़ने पर है। उधर जूलिया देखती है कि बस कुछ ही सेकंड्स में वह नाव से बहुत दूर आ गई है और अब डूब रही है। वह खुद को बचाने के लिए जोर जोर से टॉम को आवाज लगाने लगती है, लेकिन नाव से काफी दूर होने की वजह से किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। और यहाँ जूलिया को महसूस होता है कि समंदर का पानी बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को पुकारने लगती है, लेकिन कैसी ने हेडफोन लगाए हुए हैं और वो धूप सेंकने के मजे ले रही है। बेन, कैसी और टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता कि जूलिया तैरने के लिए समंदर में गई है। जूलिया उनसे दूर और दूर बहती जा रही है, लेकिन किस्मत से टॉम को जूलिया की हल्की सी आवाज सुनाई दे जाती है। वो जूलिया को देख लेता है और उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ बेन नाव का इंजन चालू करता है और उसे उनके पास ले आता है। किस्मत अच्छी थी कि टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वो नाव के करीब पहुंचते हैं तो बेन और कैसी दोनों को खींचकर नाव के ऊपर ले आते हैं और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। अब नाव पर आने के बाद टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था?
मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी माँ समंदर में तैरने जाए तो तुम्हें उन पर नजर रखनी है। कैसी सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने हेडफोन लगाए हुए थे। खैर, अब जूलिया बिल्कुल सुरक्षित थी। टॉम कहता है कि अब से कोई भी बिना बताए तैरने नहीं जाएगा और अगर किसी को जाना भी है तो उसे पहले किसी न किसी को बताना होगा। सब लोग टॉम की बात मान लेते हैं और अब रात होने वाली है, इसलिए वो सभी बेन का जन्मदिन मनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। रात में जन्मदिन मनाने के बाद कैसी का बॉयफ्रेंड उसे वीडियो कॉल करता है। कैसी उसे बताती है कि वो सब नाव पर बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कैसी से कहता है कि तुम सबको जल्दी से किनारे पर वापस आ जाना चाहिए। यहाँ टीवी पर बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अजीब होगा। ये सुनकर कैसी का ध्यान जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर वह थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उस वक्त वो लोग बिल्कुल भी सुरक्षित जगह पर नहीं थे। वह उससे आगे कुछ और बात करने ही वाली होती है कि तभी अचानक उनका कनेक्शन कट जाता है। वह जाकर यह बात अपनी माँ और पिता को बताती है। इसके बाद ये लोग अपनी नाव की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। चेकिंग के दौरान वो देखते हैं कि कई व्हेल और शार्क उनकी नाव के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, जबकि इस इलाके में व्हेल या शार्क बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। टॉम एक एटॉमिक ओशन एक्सप्लोरर था, इसलिए उसे पता था कि व्हेल या शार्क ऐसा तभी करती हैं जब कोई बहुत बड़ा और भयानक तूफान आने वाला हो। उन्हें इस आने वाले भयानक तूफान का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें इन शार्क से निपटना था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनकी नाव को एक बहुत जोरदार झटका लगता है। सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि कोई बड़ा जीव नाव के निचले हिस्से से टकराया है। इसे चेक करने के लिए टॉम पानी के अंदर जाता है। वह देखता है कि नाव के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है, जो पक्का किसी बड़ी शार्क की वजह से ही हुआ होगा। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर एक बहुत गहरा घाव होता है। ये देखकर जूलिया उसके घाव पर टांके लगाती है। इधर टॉम अपने परिवार को बताता है कि शार्क के टकराने और इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है। अब हम नाव को आगे नहीं ले जा सकते। वो सब समंदर के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो किसी को मदद के लिए बुलाएं। लेकिन जब कैसी मदद के लिए कॉल करने बाहर आती है तो वहां कोई सिग्नल नहीं होते। उनकी नाव का कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता है। वो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अचानक सब कुछ काम करना क्यों बंद हो गया है। अब इस मुश्किल घड़ी में टॉम उनके खाने पीने के सामान को चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना बचा था और कुछ नहीं, लेकिन जिंदा बचने की बस एक छोटी सी उम्मीद यह थी कि वो एक शिपिंग रूट पर थे और वहां से गुजरने वाला कोई जहाज शायद उन्हें देख ले। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि कोई जहाज उन्हें वहां से बचा लेगा। अब इन्हीं बातों के बीच उन्हें बाहर से एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा उल्का पिंड सीधा उनकी तरफ आ रहा होता है। वह सीधे उनकी नाव से टकरा सकता था। इससे बचने के लिए टॉम जल्दी से नाव का इंजन चालू कर देता है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उनकी नाव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है। उनकी नाव का इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर उसने इंजन चालू करके नाव को आगे नहीं बढ़ाया होता तो वह उल्का पिंड सीधे उनसे आ टकराता। टॉम देखता है कि आसमान से गिरने वाली ये चीजें असल में सैटेलाइट्स हैं, इसीलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन के सिग्नल काम करना बंद कर गए थे। वे लोग इस हादसे से पूरी तरह उभरे भी नहीं थे कि तभी एक और उल्का पिंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब खुद को बचाने के लिए ये लोग कुछ और नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो नाव के निचले हिस्से में जाते हैं और लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि अगर नाव पलटे तो वो सब पानी में ना डूबें। जब वे नाव के अंदर होते हैं तो नाव बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। वो सब समझ जाते हैं कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। तभी अचानक उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो जिंदा हैं। हालांकि उन्हें काफी चोटें आई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब उनकी नाव में कई छोटे बड़े छेद हो चुके हैं, फिर भी उनमें से पानी अंदर नहीं आ रहा है। अब जब यह पूरा परिवार अपनी नाव से बाहर निकलकर देखता है तो वो यह नजारा देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी नाव के नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है। नाव के चारों तरफ जमीन पर मछलियां पड़ी हुई हैं और उनकी नाव एक बंजर पहाड़ी इलाके में है, जैसे कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। कल रात तक जहां पानी ही पानी था, वह जगह पूरी तरह बदल चुकी है। वह जगह अब ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही है। उन सबको जल्दी ही यह बात समझ आ जाती है कि वो किसी रेगिस्तान में नहीं, बल्कि अभी भी समंदर के बीचों बीच ही हैं। बस समंदर का सारा पानी यहाँ से खिसक कर कहीं और चला गया है। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन चेक करने लगता है। वह समझ जाता है कि पृथ्वी के साथ पक्का कुछ बहुत गलत हुआ है। पृथ्वी के पोल बदल चुके हैं। नॉर्थ पोल ने साउथ पोल की जगह ले ली है और साउथ पोल नॉर्थ में चला गया है, और इसी वजह से जमीन पर जितना भी समंदर का पानी था वो सब वहां चला गया है और अब समंदर पूरी तरह से सूखी जमीन में बदल चुका है। ये बात पता चलने के बाद ये सब लोग हैरान रह जाते हैं।
टॉम उन्हें एक और डराने वाली बात बताता है कि इस सब के बीच सूखी जमीन पर रहने वाले सारे इंसान मारे गए होंगे। यह खबर कैसी को अंदर तक तोड़ देती है। वह खुद को केबिन में बंद कर लेती है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि उसका बॉयफ्रेंड इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ खुद की जान की इसको कोई फिक्र नहीं है। खैर, हमें इससे क्या। लेकिन अब एक और बात थी जो उन्हें थोड़ी ही देर में पता चलने वाली थी और उस बात को सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे। अब जूलिया यहाँ बचा हुआ खाना इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने जन्मदिन के सारे गुब्बारे हवा में छोड़ देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो उनके पास आ जाए और वो सब मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सकें। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात है कि उसे जवाब मिल जाता है। यह जवाब नाटो नाम का एक कैप्टन देता है और उसे भी समंदर खिसकने की यह पूरी कहानी पता है क्योंकि वह भी टॉम के परिवार की तरह अपनी पनडुब्बी में ही फंसा था। टॉम कैप्टन से पूछता है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब यहाँ कैप्टन उन्हें वो बात बताता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन टॉम को बताता है कि पृथ्वी के जो पोल बदल गए हैं वो करीब 1 हफ्ते में वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि 1 हफ्ते में समंदर वापस अपनी जगह पर लौट आएगा और उस वक्त उसकी लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। इसीलिए कैप्टन टॉम से कहता है, मैं तो पनडुब्बी के जरिए बच जाऊंगा, लेकिन तुम जल्दी से अपने लिए कोई ऊंची जगह ढूंढ लो और वहां चले जाओ क्योंकि वहां तुम्हारे बचने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। यह सुनते ही जूलिया तुरंत अपने बच्चों को सामान पैक करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी पनडुब्बी के बचने के चांस ज्यादा हैं, तो क्या तुम मेरे परिवार को अपने पास रख सकते हो? कैप्टन कहता है, बिल्कुल भाई, मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पनडुब्बी में मेरे एक साथी की मौत हो गई है और यहाँ सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है। मैं एक इंसान को रख सकता हूँ लेकिन फिर भी एक बाहर ही रह जाएगा। और यहाँ टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज किसी तरह मेरे दोनों बच्चों को रख लो। इसके बदले में हमारे पास जितना भी खाना बचा है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद कैप्टन उसकी बात मान जाता है और वो मैप पर अपनी लोकेशन टॉम को समझा देता है। इसके बाद टॉम उस पनडुब्बी की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हम वहां बस 2 दिन में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि समंदर का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को वहां सुरक्षित पहुंचा सकते हैं और इस तरह हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। इसीलिए इनका परिवार सुबह उस पनडुब्बी को ढूंढने जा रहा था, मगर टॉम उस अनजान आदमी के हाथे चढ़ा गया। नाव से भागते वक्त जूलिया अपने पति की लाश को देखकर उससे लिपट कर रो रही होती है। तभी वह देखती है कि वह कातिल उनकी जलती हुई नाव से बाहर आ रहा है और अब उनका यहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इसीलिए वह अपने दोनों बच्चों को लेती है और वहां से भाग निकलती है। थोड़ी ही देर बाद उनकी जलती हुई नाव में एक बड़ा धमाका होता है। भागते भागते ये लोग बहुत थक जाते हैं, इसीलिए वो आराम करने के लिए एक पहाड़ी के पीछे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस कातिल ने अब उनका पीछा छोड़ दिया है। बेन अभी भी यहाँ रो रहा है। कैसी उसे हिम्मत देती है और पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी मना कर देता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो बस मदद के लिए गुब्बारे हवा में छोड़े थे। तभी जूलिया देखती है कि वह कातिल अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब वो तीनों उस कातिल से बचने के लिए फिर से तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन जब भी वे पीछे मुड़कर देखते हैं वह कातिल उनके पीछे ही आ रहा होता है। अब ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार भागते रहते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी भरा है। यहाँ से गुजरते हुए उनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलिया अपने बच्चों को वहीं से गुजरने के लिए कहती है। उस जहरीले पानी से गुजरने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो जाती है और जूलिया को एहसास होता है कि बेन डिहाइड्रेट हो गया है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें बची थीं जो उन्होंने बेन को दे दी, लेकिन इतने कम पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। अब यहाँ कैसी की भी हिम्मत टूट चुकी है। वह कहती है, हम जहाँ भी जा रहे हैं पता नहीं वहाँ कोई पनडुब्बी होगी भी या नहीं, लेकिन जूलिया उसे डांटते हुए कहती है, चुप रहो और बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को बचा लूंगी। जूलिया के ऐसा कहने पर वो लोग फिर से चलने लगते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक हवाई जहाज दिखाई देता है जो पक्का सालों पहले क्रैश होकर समंदर में गिर गया होगा। ये लोग उस हवाई जहाज के अंदर छिप जाते हैं और जूलिया आखिरी बार अपनी उस फैमिली फोटो को देखती है जो उन्होंने कल रात ही ली थी। उस फोटो को देखकर सबको टॉम की याद आ जाती है
इन तीनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक ही दिन में उनके साथ क्या क्या हो गया। अब रात काफी हो चुकी है और ये लोग थक भी गए हैं। कैसी और बेन सो चुके हैं। तभी किसी की आहट से कैसी की नींद खुल जाती है। वह बाहर आकर देखती है कि वही कातिल उनके पीछे आ रहा है। अब इन तीनों को किसी भी कीमत पर इस कातिल से छुटकारा पाना ही था, इसीलिए कैसी उसी जगह बैठकर सोने का नाटक करती है। कातिल को लगता है कि वह सो रही है और जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे आता है, जूलिया पीछे से उस पर हमला कर देती है। इस बार जूलिया बहुत गुस्से में थी। वह उस पर इतना हमला करती है कि उसकी जान ही ले लेती है। आखिरकार उनका खतरा टल जाता है और जूलिया सुकून से सो जाती है। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उस कातिल की लाश बहुत ही बुरी हालत में है। किसी जीव ने उसे काटकर अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि यहाँ आसपास कोई बहुत ही खतरनाक जीव मौजूद है। अब उन्हें जल्दी से वहां पहुंचना था जहां कैप्टन की पनडुब्बी थी। जूलिया अपना मैप देख रही है, वहीं दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। आगे जाने पर उसे पानी दिखाई देता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उसे पीने लगता है। जूलिया ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि वह तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना प्यासा था कि उसने जूलिया की एक नहीं सुनी। जूलिया उसे देख लेती है और पानी पीने से रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक वह काफी सारा पानी पी चुका था। थोड़ी ही देर बाद बेन बीमार पड़ जाता है और उसकी हालत चलने लायक नहीं रहती। इसीलिए जूलिया और कैसी वहीं पर एक शेल्टर बनाते हैं और कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं। तभी जूलिया को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनसे बचने के लिए वे भागने लगते हैं। थोड़ा आगे भागने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। यह एक कार्गो शिप है जिस पर कई सारे कंटेनर रखे हुए हैं। कई लोगों ने इन कंटेनरों में पनाह ले रखी थी। जैसे ही वे इन तीनों को देखते हैं, वे सब कंटेनरों में छिप जाते हैं। दरअसल वे इन तीनों से डरकर नहीं भागे थे, बल्कि उनके पीछे वो केकड़े आ रहे थे। ये तीनों कंटेनर के पास जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए उनसे मिन्नतें करने लगते हैं, लेकिन वे लोग उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। दूसरी तरफ केकड़ों की एक बहुत बड़ी फौज उनके पीछे थी, इसीलिए अब उन्हें खुद ही कुछ करना था। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए जूलिया और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। जूलिया पहले अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। अब जैसे ही जूलिया ऊपर चढ़ने लगती है, एक केकड़ा आकर उसके पैर पर काट लेता है, लेकिन किसी तरह वह अपना पैर छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलिया अपने घाव को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन देखते हैं कि वे केकड़े कंटेनर को काटकर उसके अंदर जा रहे हैं और अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब वे लोग अपने हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की गिनती बहुत ज्यादा है। ये लोग उनके सामने टिक नहीं पाते और केकड़े कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। अगली सुबह जूलिया को होश आता है। वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं हैं। वह बुरी तरह डर जाती है कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते हुए दिखाई देते हैं, जो दरअसल खाने पीने का सामान और हथियार ढूंढने गए थे। खैर, अब वहां वो केकड़े भी नहीं हैं। अब जूलिया अपने केकड़े के काटे हुए घाव का इलाज करती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के हथियार इकट्ठे कर लेता है ताकि वह उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सके, और उन्हें वहां थोड़ा खाना भी मिल जाता है। इसके बाद जूलिया कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वह कहता है कि इन्हीं जीवों ने मुझ पर भी हमला किया है और अब मैं बहुत बुरी तरह घायल हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और इसके साथ ही वह जूलिया को यह भी बताता है कि अब समंदर का पानी बहुत जल्द अपनी जगह पर वापस आने वाला है, इसीलिए ये समुद्री जीव दोबारा यहाँ वापस आ गए हैं। जूलिया रोने लगती है क्योंकि इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि पनडुब्बी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना है, क्योंकि रात भर की भाग दौड़ में उनका मैप भी कहीं गिर गया था। इसीलिए कैप्टन उनकी आसानी के लिए अपनी फ्लेयर गन से हवा में एक फ्लेयर चलाता है और बेन उसे देख लेता है, लेकिन वह जगह उनसे काफी दूर थी। ये लोग तेजी से पनडुब्बी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचना अभी भी नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि वहां तक जाने के लिए उन्हें एक पत्थरीले रास्ते से होकर गुजरना था। वहां से गुजरते हुए उन्हें शायद दोबारा उन केकड़ों का सामना करना पड़े जिससे उनकी जान जा सकती थी। अब कैसी को अपनी माँ पर भी तरस आने लगता है। उसकी माँ का क्या होगा? कैप्टन मुझे और मेरे भाई को पनडुब्बी में रख लेगा, लेकिन जूलिया का क्या? क्योंकि थोड़ी ही देर में पानी आने वाला है। जूलिया कैसी से कहती है कि तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम पनडुब्बी तक पहुंच जाएंगे तो वहीं तय करेंगे कि हमें क्या करना है, और वह आगे बढ़ने के लिए कहती है। वहां से आगे बढ़ते हुए उनकी किस्मत एक बार फिर उन्हें धोखा दे जाती है। वहां लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। जूलिया जो सबसे पीछे थी, उसके सामने एक बड़ा पत्थर गिर जाता है और वह वहीं फंस जाती है। अब कैसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती,
लेकिन जूलिया उसे मम्मी कसम खाने को कहती है कि तुम किसी भी कीमत पर खुद को और अपने भाई को बचाओगी। इसीलिए कैसी अपने भाई के साथ आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग पनडुब्बी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। दोनों जोर जोर से पनडुब्बी का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है जो बुरी तरह घायल था। कैप्टन कहता है, देखो पनडुब्बी में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने के चांस बहुत कम हैं। इसीलिए अगर मैं पनडुब्बी में बैठकर पानी से सुरक्षित सतह तक पहुंच भी गया तो भी मैं जिंदा नहीं बचूंगा। यह सुनकर कैसी कैप्टन के सामने उसके लिए रोने लगती है, मगर फिर वो अपनी मम्मी के लिए खुश हो जाती है और तुरंत पीछे मुड़ती है और तेजी से जूलिया की तरफ वापस भागने लगती है। उधर फिर से उन केकड़ों की एक बाढ़ सी आने लगती है, जहां जूलिया अपनी बंदूक से उन सबको गोली मारने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कि कोई जीव आकर उस पर हमला करे, कैसी ऊपर से उसे अपना हाथ दे देती है और आखिरकार उसकी मदद से जूलिया वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग तेजी से भागकर पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग बिना ज्यादा वक्त बर्बाद किए पनडुब्बी के अंदर बैठ जाते हैं और वो भयानक केकड़े भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें अपनी तरफ एक बहुत बड़ी और खौफनाक समुद्री लहर आती हुई दिखाई देती है, जो कई 100 मीटर ऊंची थी। वह देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वह लहर बहुत तेजी से और पूरी ताकत के साथ उनकी पनडुब्बी से टकराती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब जूलिया को होश आता है तो सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनकी पनडुब्बी पानी में नहीं थी, बल्कि वह विशाल समुद्री लहर उनकी पनडुब्बी को बहाकर एक ऐसे शहर में ले आई थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर यह बिल्कुल साफ था कि अब सूखी जमीन से इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। और बस इसी सीन को दिखाते हुए ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगी। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर देना।